और 11 बजे के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। सोसाइटी की लिफ्ट में जान फंस गई वहां पर। आपको बता दें कि रुद्र केवी नॉक्स सोसाइटी में खराब हुई लिफ्ट। 2 छोटे बच्चे समेत 6 लोग 20 मिनट तक लिफ्ट में वहां पर फंसे रहे। लिफ्ट को खोलकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ग्रेटर नोएडा के बिसरख का यह पूरा मामला है। लिफ्ट में फंसे 6 लोगों को वहां पर बाहर निकाला गया। 20 मिनट तक ये लोग वहां पर लिफ्ट में ही फंसे रहे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। रुद्र केवी नॉक्स सोसाइटी है जिसमें लिफ्ट खराब हो गई और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। 20 मिनट तक लिफ्ट में 6 जान वहां पर फंसी रही। निकालो निकालो निकालो। परिवार के लोगों वहां पर देख सकते हैं आपके, जब लिफ्ट खुली और वो बाहर आए उसके बाद जाकर के सांस में सांस आई जब परिवार के लोगों ने अपने लोगों को देखा। 6 लोग, ग्रेटर नोएडा के बिसरख इलाका है, हाई राइज सोसाइटियां हैं, वहां पर तमाम बिल्डर्स ने बड़ी बड़ी सोसाइटियां बनाई हुई हैं और कई सोसाइटीज में मेंटेनेंस और तमाम चीजों को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के लोगों से पैसे भी लिए जाते हैं। लेकिन वहां पर सोसाइटी की लिफ्ट खराब हो गई। आप देखिए यहां पर ग्रेटर नोएडा के बिसरख में, और यहां पर 20 मिनट तक 6 लोग लिफ्ट के अंदर ही फंसे रहे। उसके बाद लिफ्ट में फंसे 6 लोगों को बाहर निकाला गया। ये एक्सक्लूसिव फुटेज इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ऐसे में काफी देर तक 20 मिनट का वक्त था लिफ्ट को खोलकर, फिर बाद में सभी को सुरक्षित निकाला गया। हर सोसाइटी में, ग्रेटर नोएडा का जो बिसरख इलाका है, अगर बात करें तो ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट का इलाका होता है जहां पर बड़ी संख्या में हाई राइज सोसाइटियां हैं। बड़े बड़े बिल्डर्स ने वहां पर सोसाइटियां बनाई हुई हैं और वहां पर अगर सुरक्षा व्यवस्था के लिए गार्ड्स रहते हैं, लिफ्ट के मेंटेनेंस के लिए लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये स्थिति वहां पर सामने आई है। नहीं क्या है ये? क्या मतलब इंसान मार रहे हैं क्या? कहाँ है तरोश को मजबूर को? इंसान मार रहे हैं क्या इन्होंने? अच्छा क्या हुआ मम्मी? नहीं निकालो निकालो निकालो। और अब बात कर रहे हैं सीएम योगी की सौगात की। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज को सीएम योगी आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। 478 करोड़ की परियोजनाओं के साथ सीएम योगी गोरखपुर मंडल की जनता को बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं। इन जिलों में बाढ़ से निजात दिलाने के लिए सीएम योगी का सालों पुराना संघर्ष अब पूरा हो रहा है। सांसद रहते हुए सीएम योगी ने राप्ती नदी पर तरकुलानी रेगुलेटर प्रोजेक्ट के लिए काफी संघर्ष किया। मुख्यमंत्री बनने पर उसे पूरा कर जनता को बड़ी सौगात दी गई है। थोड़ी देर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह की मौजूदगी में सीएम योगी तरकुलानी रेगुलेटर जनता को समर्पित करेंगे। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद करीब 32,000 की आबादी बाढ़ से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी। साथ ही 2,838 हेक्टेयर कृषि जमीन की सिंचाई भी होगी। और बातचीत करने के लिए सीधे हम गोरखपुर चलते हैं। रामगोपाल द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रामगोपाल, बताइए कितनी देर में यह सौगातों की बारिश पूर्वांचल की जनता के लिए होने वाली है और किस तरीके से इन योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा? बिल्कुल अनुपम, अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी जो सूचना मिली है उसके हिसाब से वो गोरक्षनाथ मंदिर में उनकी फ्लीट लग चुकी है। वो वहां से निकलने वाले हैं और वो सीधे यहां तरकुलानी पहुंचेंगे। अब मैं तरकुलानी का वो प्रोजेक्ट आपको दिखाऊं कि ये जो पंप है, पंपिंग स्टेशन है, इसका आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लोकार्पण करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहेंगे, डॉक्टर महेंद्र सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके सरकार के, वो भी मौजूद रहेंगे। और इस रेगुलेटर के बन जाने से अनुपम कुछ 30,000 हेक्टेयर जमीन पे, जहां पे सिर्फ गेहूं की फसल, एक फसल बामुश्किल होती थी, वहां पे अब धान की भी फसल हो सकती है। आप जो ये तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बाढ़ आने पे स्थिति, यहां पे सिर्फ पानी ही पानी नजर आता था और करीब 48 गांव पानी से घिरे रहते थे। अब उन लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वरदान साबित होगा। साथ ही गोरखपुर शहर से सटे हुए जो इलाके हैं, खास करके खोराबार
और तारामंडल का जो इलाका है जहां पे बारिश होने के रामगोपाल, बाद हमारे पानी तमाम लगा। दर्शकों को आप समझाइए कि चाहे बहराइच की बात करें, चाहे गोरखपुर की बात करें, ये जो तराई के इलाके हैं जहां पर कि अक्सर बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है और कई इलाके पानी में पूरी तरह डूबे हुए दिखते हैं, लोग बारिश के पानी में चलते हुए दिखते हैं, वहां पर स्थिति अब कैसे बदलेगी, कैसे ये प्रोजेक्ट काम करेगा, क्या इसका असर दिखाई देगा? बिल्कुल अनुपम, वही ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट चूंकि राप्ती नदी और गोर्रा नदी, आप मेरे ठीक पीछे जो गोर्रा नदी है और ठीक मेरे 1 किलोमीटर सामने पे जो है राप्ती नदी है, और ये राप्ती नदी के दोआबा है और इसी के बीच में जो है करीब लाखों की आबादी बसती है, 50 से अधिक गांव हैं और शहरी इलाके हैं वो डूबे रहते हैं। तो अब जब रेगुलेटर से पानी शहरी इलाकों में खास करके जहां पे पानी की निकासी नहीं होती है, वहां की निकासी की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, वहां से अब पानी ये लोग तुरंत इस बड़े बड़े रेगुलेटर लगाए गए, करीब 86 करोड़ की लागत से ये तरकुलानी रेगुलेटर बनाया गया है। तो ये इतने बड़े बड़े पंप हैं कि घंटों में कई हजार लीटर पानी खींच के ये तुरंत वापस राप्ती नदी में आगे दूर फेंक देंगे। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि जो यहाँ के लोग हैं उनके जो है जिंदगी अब आसान हो जाएगी। अभी मैं कुछ ग्रामीणों से बात कर रहा था, उनका ये कहना था कि हमारे पुरखों ने कभी यहाँ पे 2 फसल पैदा नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल रामगोपाल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रामगोपाल हमारे संवाददाता वहां से ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट दे रहे हैं और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गोरखपुर दौरे की। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन किए, इसके पूजा के बाद वो गौशाला गए और वहां पर करीब 40 मिनट तक गायों के बीच वक्त बिताया है। इस दौरान मुख्यमंत्री को अपने हाथ से उन्होंने गाय को चारा भी खिलाया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिर हिंदू सेवा आश्रम में जाकर जनता दरबार लगाया गया और वहां पर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उसके तत्काल निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। तो गोरखपुर दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याओं को वहां पर मुख्यमंत्री ने सुना है, समस्या दूर करने के वहां पर निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति से वहां पर मुख्यमंत्री ने पर्सनल मुलाकात की, बातचीत की और उनसे उनकी समस्याओं को समझा है, बातचीत की है। ये 2 तस्वीरें और गाय को चारा खिलाते हुए तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही। गोमती रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रिवरफ्रंट घोटाले में करीब 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने यह एफआईआर दर्ज की है। रिवरफ्रंट घोटाले में यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 40 ठिकानों पर एक साथ सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। उत्तर प्रदेश में 6 आरोपियों के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, आगरा में यह छापेमारी की गई है। यूपी सिंचाई विभाग के तत्कालीन 16 इंजीनियर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो गोमती रिवर फ्रंट घोटाले के मामले में यहां पर यह कार्रवाई की गई है। लखनऊ, नोएडा, राजस्थान, बंगाल में कई जगहों पर 40 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। साल 2017 में 179 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। सिंचाई विभाग के तत्कालीन 16 इंजीनियर भी सीबीआई के रडार पर हैं। सैकड़ों करोड़ के गोमती रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। 190 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें उस वक्त के 16 सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स भी जुड़े हुए हैं और सीबीआई की उत्तर प्रदेश के 6 शहरों और देश के 3 प्रदेशों में एक साथ छापेमारी जारी है। हम इस वक्त गोमती नगर के विपुलखंड इलाके में हैं, जहां पर 1/130 ये एड्रेस है उस वक्त के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अखिल रमन का, जिनके आवास पर इस वक्त सीबीआई की छापेमारी चल रही है। गोमती रिवरफ्रंट वो घोटाला है जिसका संज्ञान योगी सरकार जब
बनी थी उसी वक्त लिया गया था और पहला आदेश जो योगी की ओर से किया गया था उसमें इस मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए थे और उसके बाद विजिलेंस ने इसकी जांच की है। सीबीआई पहले भी एक एफआईआर दर्ज कर चुकी है और अब तमाम जांच के जो निष्कर्ष निकले हैं उसके आधार पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लगातार जिसकी लागत बढ़ाई जा रही थी और काम भी पूरा नहीं हो पा रहा था, जिसको लेके एफआईआर दर्ज हुई थी और अब ये छापेमारी के दौर जारी हैं। कैमरामैन शरद के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। लगातार कोरोना के कम होते मामलों के बीच योगी सरकार ने लोगों को अब और राहत देने का ऐलान किया है। आज से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स के साथ जिम और स्टेडियम भी खुल गए हैं, लेकिन इन सभी जगहों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। दरअसल सिनेमा हॉल और जिम मालिक कई दिनों से सरकार से गुजारिश कर रहे थे कि अब हालात सामान्य हो रहे हैं, इसलिए उन्हें कोविड नियमों के साथ सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की इजाजत दी जाए। कई महीने बाद सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खुलने से वहां रौनक लौट आई है। और बातचीत करने के लिए कानपुर से अमित गंजू और मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे हम लोग करते हैं कानपुर का अमित गंजू के पास। अमित, औद्योगिक नगरी है कानपुर और उद्योगों का मैनचेस्टर उसको कहा जाता है, ऐसे में वहां पर किस तरीके से अनलॉक की तस्वीरें हैं और कितना पालन लोग कोरोना गाइडलाइंस का कर पा रहे हैं? देखिए अंकुर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज काफ़ी दिन बाद यहाँ जो मल्टीप्लेक्स हैं खोलने की बात कही गई थी। कानपुर में 6 मल्टीप्लेक्स हैं। अगर बात की जाए तो ऐसे ही मल्टीप्लेक्स में हम खड़े, मैं अपने कैमरा से कहूँगा इसका व्यू दिखाने की कोशिश करें। सुबह से ही लोग ये देखिए फैमिली के साथ आके देखते ही खड़े हैं, क्योंकि जो पहला शो था वो 11 बजे का था, लेकिन 11 बजे का शो आज स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल अमित, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। हम एक बार रुक करते हैं उमेश का। उमेश, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात करें तो वहां पर क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं आज अनलॉक की? जी हाँ, देखिए सिनेमा हॉल्स ओपन हो गए हैं, जिम ओपन हो गए हैं, स्टेडियम्स ओपन हो गए हैं, मल्टीप्लेक्सेस ओपन हो गए हैं और लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग इक्का दुक्का करके ही सही लेकिन अब आना शुरू हो गए हैं। मैं इस वक्त एक मॉल में मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें अभिषेक आप दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर उतनी भीड़ तो अभी नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का करके लोग जरूर आ रहे हैं। हमारे साथ इस मल्टीप्लेक्स और इस मॉल के प्रबंधक मौजूद हैं। आप ये बताइए सचिन, कैसे आप लोगों ने प्रिपरेशन की है, कैसे आप लोगों ने सैनिटाइजेशन, मास्क इत्यादि का ख्याल रखा है और जो भी आगंतुक हैं, जो भी आ रहे हैं, उनको कैसे आप लोग चेक करेंगे तब एंट्री देंगे? देखिए सर, हमने मेन गेट पे ही सैनिटाइज़र की व्यवस्था की हुई है और थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए लोग आते हैं। पूरे मतलब हम कस्टमर का पूरा ख्याल रखते हैं इसके लिए। और मॉल 21 से ओपन हुए हैं तो अभी कम ही क्राउड है और समर भी है, तो देखते हैं थोड़े दिन में सब बेटर हो जाएगा। सिनेमा हॉल की स्क्रीन उत्तर प्रदेश में आज फिर से चमक उठी है, एक बार फिर से हीरो विलेन इत्यादि अब दिखने लगे हैं, तो निश्चित तौर पर अब धीरे धीरे लोगों का कौतूहल बढ़ेगा, लोग मल्टीप्लेक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि अभी इक्का दुक्का लोग ही सिनेमा हॉल में पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि आज मेरठ में जितने भी सिनेमा हॉल हैं गिनती के लोग पहुंचे होंगे, लेकिन अब जबकि उनको मालूम होगा तो यकीनन वो सिनेमा हॉल की तरफ रुख करेंगे और रौनक फिर से लौटेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी स्टार्टिंग में तो इक्का दुक्का ही लोग आएंगे क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, बिल्कुल कोई नई मूवी रिलीज भी नहीं हुई है। अभी जैसे ही नई मूवी रिलीज होंगी तो कस्टमर भी बढ़ेंगे, तो देखते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल उमेश, मैं आऊंगा आपके पास। उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, अगर वाराणसी की बात करें तो इस अनलॉक के फेज में किस तरीके से वहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और क्या तस्वीरें आज की हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली तस्वीर हम आपको गाइडलाइंस के पालन की दिखाते हैं। इस वक्त मैं आईपी मॉल सिगरा में, जो वाराणसी का सबसे बड़ा मॉल में शुमार है, वहाँ देखिए जो भी आ रहा है उसके लिए सबसे पहले टेम्परेचर उसका चेक किया जा रहा है, उसके बाद उसके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर मैं अब आपको दिखा रहा हूँ ये मॉल्स की, जहाँ पर लगभग सारे रिटेल्स जो हैं, चाहे रिटेल शॉप हो चाहे फूड चेन हो, सारी खोल दी गई हैं और सिनेमा के लिए भी जो ऊपर रास्ता जाता है उसको भी शुरू कर दिया। हालांकि सिनेमा आज से चालू नहीं हुआ है क्योंकि कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हो और आगे इस पर क्या प्लानिंग है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मैनेजर भी हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा एक्स आर्मी रिटायर्ड शीतला शरण सिंह। शीतला जी, ये बताइए कि कब से जो है सिनेमा खुलेंगे? मॉल तो आज खुल गए हैं। सिनेमा खुलने का उत्तर प्रदेश सरकार ने हमको गाइडलाइन आज दे दिया है और अभी हमने तैयारी नहीं किया है। अच्छा। कोई नई मूवी आज नहीं आने से हमने आज सिनेमा ओपन नहीं किया है, लेकिन तैयारी में हम लगे हैं, तैयारी कर रहे हैं। सिनेमा नेक्स्ट आदेश तक और मूवी आने तक हम ओपन कर देंगे। जी, क्योंकि नई मूवी आने पे ही प्यार मिलेगा, परवान चढ़ेगा दर्शकों। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, आएंगे आपके पास, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश, आपका अमित, आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके से इस अनलॉक के फेज में आज यहां पर जब सारी पाबंदियां हटाई गई हैं तो वहां पर किस तरीके से आज वहां पर लोगों ने अपने प्रतिष्ठान खोले हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पूर्व सीएम कल्याण सिंह अस्पताल में भर्ती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका फोन करके हाल चाल जाना है। कल्याण सिंह के बेटे से फोन पर बातचीत की है, राजवीर सिंह से फोन पर बातचीत कर हाल चाल जाना है। पीएम मोदी ने सीएम योगी से भी बात की है। सर्वोत्तम इलाज मुहैया कराने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो कल्याण सिंह का हाल चाल जाना गया है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह अस्पताल में भर्ती हैं, वहां पर उनका उपचार चल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने यहां पर बातचीत की है कल्याण सिंह के पुत्र से। अजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। अजीत, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल अनुपम, पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जो पूर्व सीएम है कल्याण सिंह, वो जो पीजीआई में भर्ती हैं, उसको उनके बेटे राजवीर से फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। और साथ ही उन्होंने जो इलाज चल रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात की और ये कहा कि इलाज सुनिश्चित तौर पर होगा। और चूंकि यूपी के पूर्व सीएम है, उनकी जो चिकित्सा देखभाल है वो पूरी तरह से कराई जाएगी, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चूंकि सीनियर लीडर है कल्याण सिंह और 92 का जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था तो उस वक्त के नेता है, मुख्यमंत्री थे, तो उसको लेकर काफी गंभीरता दिखाई है प्रधानमंत्री ने। और प्रधानमंत्री का बातचीत करना, हालचाल जानना, उनके परिवार को फोन करना, अपने आप में दर्शाता है कि कितनी गंभीरता से प्रधानमंत्री ने बात की है और उनके हालचाल जाना, उनकी सेहत के बारे में पूछा। अजीत, ये भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की और उनको हर संभव मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए गए और बेहतर तरीके से इलाज हो। देखिए, बिल्कुल हाँ, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की थी और मुख्यमंत्री ने पूरी बात बताई, क्योंकि कल खुद मुख्यमंत्री लोहिया अस्पताल में जब कल्याण सिंह थे तो उनको देखने गए थे, राजनाथ सिंह देखने गए थे, उन्होंने सारी स्थिति से प्रधानमंत्री को अवगत कराया और सब कुछ कहा कि जो इलाज है वो बेहतर तरीके से चल रहा है। चूंकि बड़े लीडर रहे, लिहाजा प्रधानमंत्री ने भी उनके बेटे से बात की और मुख्यमंत्री से बात की, तो उनका पूरी समुचित व्यवस्था के साथ इलाज किया जाएगा। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। अजीत सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे हैं। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। गौतम बुद्ध नगर में एक विधवा से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि जमीन के विवाद को लेकर परिवार के लोगों ने ही महिला को लात घूंसों से जमकर पीटा है। घटना दनकौर थाना के अट्टा फतेहपुर गांव की है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जानकारी के मुताबिक पिछले साल महिला के पति की करंट लगने से मौत हो गई थी। महिला ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी है। मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी ने तंज कसा है। ट्वीट कर ओवैसी ने निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि लिंचिंग के लिए सिर्फ नाम काफी। लिंचिंग गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का हिस्सा। लिंचिंग को लेकर मोहन भागवत ने बयान दिया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं हो सकते। मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी ने ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लिंचिंग करने वाले अपराधियों को गाय भैंस में फर्क नहीं पता होता। कत्ल करने के लिए जुनैद अखलाक, पहलू अकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी हो जाती है। अखलाक के हत्यारे की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। आसिफ को मारने वालों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां भाजपा का प्रवक्ता पूछता है, क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते? और इससे पहले मोहन भागवत ने क्या कहा था,
वो भी अब हम आपको सुनवाएंगे कि आखिर मोहन भागवत ने क्या कहा, जिस पर ओवैसी ने यह तंज कसा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए, हमको उसमें कोई गम नहीं। खबरों का सिलसिला